दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दवायर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। इन दिनों हमारे समाज में हालात कुछ इस प्रकार के हैं कि कहीं भी कुछ रोशनी हल्की सी भी मिलती है, ऐसा लगता है कि कोई जुगनू की चमक जैसी भी रोशनी कहीं दिखाई देती है तो लोगों को लगता है कि कुछ चमत्कार हो गया। अभी हमने देखा कि हाथरस प्रकरण के, हाथरस कांड के मीडिया कवरेज, खासकर टेलीविज़न चैनलों के कवरेज पर कुछ एक हलकों में काफ़ी खुशी जताई गई कि ऐसा लगता है कि टीवी पूरम बदल रहा है। कुछ एक लोगों को ऐसा लगा, खासकर सोशल मीडिया पर हमने काफ़ी रिएक्शंस देखे कि जो अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे, समझदार, लिबरल या उदार या लोकतांत्रिक, ऐसे लोगों को भी लगा कि अरे टेलीविज़न चैनलों में ऐसा भी हो सकता है। खासकर एक दो चैनलों के एक दो रिपोर्टरों की जो रिपोर्टिंग का अंदाज था, सवाल उठाने की जो शैली थी, एक जो ईमानदारी भी झलक रही थी, कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर ऐसे भी थे जो वहाँ सिर्फ झगड़ा कर रहे थे। ऐसा लगता था कि उनका काम ही केवल है पुलिस से झगड़ा करना या किसी से भी बातचीत में ही टकरा जाना। और कुछ एक ऐसे थे जो वहाँ रिपोर्टिंग के बजाय एंकरिंग, लगता है कि वहाँ भी एंकरिंग कर रहे थे। वो लगता था कि स्टूडियो में बैठे हैं, क्योंकि कुछ चैनलों ने अपने एंकर्स को रिपोर्टर बनाकर वहाँ भेज दिया था। लेकिन जो बेहतर कुछ रिपोर्ट्स आई, उनसे लोगों में खुशी एक दिखी कि अरे वाह, ये क्या है, टेलीविज़न चैनल ऐसा भी बन सकता है। लेकिन बहुत जल्दी, महज 2 दिन के बाद ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा पहले तो चांदनी दिख रही थी, अब अंधेरा छा गया। और फिर वही टेलीविज़न चैनल जो हाथरस में उस लड़की की डेड बॉडी को घर वालों के परमिशन या उनकी इच्छा या उनके कोऑपरेशन से जलाने के बजाय स्वयं जलाने पर प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा सवाल उठा रहे थे। जो लोग उस लड़की की पूरी यातना की यात्रा को, सफर को दर्शा रहे थे, जो लोग उस आतंक और उस टेरर के बीच में जो परिवार है वहां, उसको लेकर बहुत सारी चीजें सामने ला रहे थे, अचानक उन्हीं लोगों का चैनल, वही चैनल जो दिखा रहे थे, अचानक बदल गए। और वो क्या दिखाने लगे? वो दिखाने लगे कि ये हाथरस जो है, इसको लेकर कोई जो विपक्ष है, जो बहुत सारी माइनॉरिटीज के लोग कुछ है, ये कोई इनकी कॉन्स्पिरेसी प्लान था, इनका कोई षड्यंत्र की योजना थी दंगा फसाद कराने की। तो ये तक कहा जाने लगा कि हाथरस को लेकर यूपी में दंगा प्लान, और दंगे प्लान का जो प्लॉट है उसको हमने पर्दाफाश कर दिया है, ऐसा दावा किया गया। और उस दावे को सत्ता के सीधे टेलीविजन चैनलों पर उतार दिया गया। तो लगा कि टेलीविजन चैनल कुछ देर के लिए एक दलित लड़की की पूरी जो एक त्रासद कथा है, जो ट्रैजिक एक इवेंट, जो पूरा डेवलपमेंट है, उसको जो कवर कर रहे थे, वो अचानक फिर उसी दौर में पहुंच गए, जिसकी वजह से उसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग मृदंग मीडिया कहते हैं, और कुछ लोग टीवी पूरम कहते हैं। तो हम यही आज सवाल इस अपने एपिसोड में उठा रहे हैं अपने कुछ मेहमानों के साथ कि टीवी पूरम के साथ वो 2 दिन अचानक क्या हो गया, वो भी कुछ एक चैनलों के साथ। शेष तो लगे रहे। कोई सुशांत सिंह की जो कथित हत्या का जो मामला, जब उसका पर्दाफाश हो गया और कहा गया कि नहीं, बिल्कुल वो आत्महत्या ही थी, तो डॉक्टरों के बोर्ड ने कह दिया, तो कुछ लोग, कुछ चैनल डॉक्टरों पर ही दोषारोपण करने लगे और उनका पूरा कवरेज उसी पर चलता रहा। तो हम ऐसे ही कुछ विषयों पर अपने मेहमानों से बात करेंगे और हम उनसे सुनेंगे कि उनकी क्या राय है। हमारे साथ विराज स्वैन हैं। विराज स्वैन सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत गंभीर रिसर्चर हैं, शोध करता हैं। मैं विराज आपसे समझना चाहता हूं कि टेलीविज़न चैनलों ने जिस तरह से हाथरस को बाद के दिनों में, क्योंकि ये घटना 14 की है, 14 से लेकर के और लंबे समय तक तो बिल्कुल कवर नहीं किया, लेकिन जब उस लड़की की मौत हो गई अस्पताल में, उसके बाद टेलीविज़न चैनलों को लगा कि ये कवर किया जाना चाहिए। और वो दौर था जब उसके कुछ ही समय पहले बाबरी डिमोलिशन केस का फैसला आया था, किसानों का मसला पूरे देश में उठा हुआ था, और सुशांत सिंह राजपूत की 3-4 महीने से जो चल रही थी पूरी की पूरी जो कहानी टेलीविज़न चैनलों में, उसका एक तरह से वो पंचर हो गई थी, गुब्बारे से जैसे लगता है हवा निकल गई थी। क्योंकि एक दिन के बाद ही वो खबर आ गई कि नहीं साहब, वो आत्महत्या ही थी, डॉक्टरों के बोर्ड ने बोल दिया।
तो इस दौरान जो कवरेज सामने टेलीविजन चैनलों का दिखाई दिया हाथरस पर, उससे बहुत सारे लोगों को लगा कि टेलीविजन चैनल शायद बदल रहे हैं क्या। लेकिन अचानक 2-3 दिन के बाद फिर टेलीविजन चैनल वहीं पर आ गए। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखती हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है उर्मिलेश जी कि क्या हाथरस के इंसिडेंट के बाद पत्रकारिता, टीवी चैनलों की पत्रकारिता की रूह जागी है? क्या उनका जो संवेदनशीलता है जन सरोकार के प्रति वो जागी है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा हम विल बी जंपिंग टू द कंक्लूशंस और ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा, क्योंकि अगर रूह जागी होती पत्रकारिता के प्रति तो जो 14 दिन जब हाथरस की बेटी, हाथरस की निर्भया अपने जान के लिए लड़ रही थी, हाथरस, अलीगढ़, सफदरजंग अस्पताल, इन तीनों जगह में अपने जान के लिए लड़ रही थी, तब भी रिपोर्टिंग होती। चलो, उसके मौत के बाद रिपोर्टिंग शुरू हुई, टीवी चैनलों में रिपोर्टिंग शुरू हुई, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चरल सवाल नहीं उठ रहे हैं। स्ट्रक्चरल सवाल क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो अपने आप में 5वां सबसे बड़ा देश होता, खाली आबादी को लेके, अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता, स्वायत्त देश होता, वहाँ पे क्यों अभी भी 46 आउट ऑफ 75 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में एसपी एक ही जात के हैं? क्यों 50% से ज़्यादा एसएचओ पुलिस स्टेशन में एक ही जात के हैं? और इसका क्या मतलब बनता है वंचित वर्गों के हुकूक के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके राइट टू लाइफ के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए? वो स्ट्रक्चरल सवाल हमें पूछना चाहिए था। एक दलित महिला का वर्किंग वुमेन्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर बात होनी चाहिए थी। हम ये ना भूलें कि भंवरी देवी ने ही हम सबको विशाखा गाइडलाइन दिलाया है। भंवरी देवी एक और दलित महिला जिसके गैंगरेप की वजह से हमें विशाखा गाइडलाइन मिला, उसकी भी बात होती। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हाथरस के चलते हम क्या क्या इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ नहीं सुन पाए। अभी खेती किसानी में जो संकट है, उसके साथ जिस तरह से एग्रीकल्चर बिल्स पास किए गए हैं और उसके खिलाफ जो जन आंदोलन किसानों में चल रहा है, उसकी रिपोर्टिंग बंद हो गई है। मैं ये नहीं कहती कि हाथरस की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाथरस और खेती किसानी और किसान आंदोलन के बीच में हमें चॉइस नहीं करना चाहिए। दोनों ही जन सरोकार की बातें हैं, दोनों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी। उसी तरह है बाबरी मस्जिद के ऊपर जिस तरह का जजमेंट आया, और वो हमारे एक संप्रभु राष्ट्र के लिए, हमारे सेक्युलरिज्म को, हमारे सौहार्द को, हमारे फ्रेटर्निटी को क्या करेगा आगे जाके, उसके बारे में भी कोई क्रिटिकल एनालिसिस, कोई समीक्षा नहीं हुई। तो हाथरस की रिपोर्टिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रक्चरल सवाल ये है कि हाथरस, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, बलरामपुर, भदोही, गोरखपुर, ये सब क्यों हो रहे हैं और इसके लिए सवाल किसे पूछने चाहिए, और उसके साथ जो बाकी जन आंदोलन हो रहे हैं उसके ऊपर सवाल और उसी तरह की इन डेप्थ रिपोर्टिंग कब होगी। मुझे लगता है लिटमस टेस्ट ये होगा कि ये टीवी चैनल जो अभी हाथरस में डेरा डाले बैठे हैं वो कितने दिनों तक ये स्टोरी पे रहते, क्योंकि हमें पता है कि सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनावत, रिया चक्रवर्ती स्टोरी पे 105 दिन हमें चरस पिलाया गया है। लेकिन विराज, हमारा ये कहना है कि जो स्पेसिफिक अगर थोड़ा हुआ जाए कि जो कवरेज था जिस तरह का हाथरस को लेकर, और उस पर जो सरकार थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि वो डिफेंसिव हो रही है, लेकिन फिर सरकार तत्काल आक्रामक हो गई। तो इसमें टेलीविजन चैनलों के पूरे इस आयोजन को आप कैसे देखती हैं? क्या ये वाकई इसके पीछे कोई आयोजन था? ऐसा लगा कि पहले कुछ दिखाएंगे और फिर उल्टी दिशा में बह जाएंगे। ये क्या पूरी कहानी आपको लगती है, और रिपोर्टिंग का पूरा जो अंदाज है उसको कैसे देखती हैं? ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही सही है उर्मिलेश जी, कि हम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लोकल रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स की जितनी प्रशंसा करें कम है। वो जान पे खेल के डीएम जहाँ पे राजा होता है उसको ऑन कैमरा बोलना कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ये बहुत ही बहादुरी की बात है। इंडिया टुडे की तनुश्री पांडे ने जैसे आधी रात को हाथरस की बेटी को जिस तरह से दाह संस्कार किया गया, जो एक्चुअली में दाह संस्कार नहीं था, सबूत मिटाना था, उसको दिखाया, हम सबको पता चला, उसी की वजह से वो भी पत्रकारिता है। आज के तारीख में तनुश्री पांडे के ऊपर के ऑडियो रिकॉर्डिंग को बीजेपी के आईटी सेल के हेड ने पूरे सोशल मीडिया पे छापा है, लीक किया है, और उस पर दूसरे चैनल
सनसनीखेज प्रोग्राम बना रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल जिस तरह से एक पत्रकार को टारगेट कर रही है, उसी से पता चल रहा है कि पत्रकारिता कौन कर रहा था। बाकी जो लोग गए हैं दिल्ली से, जैसे एंकराएँ गई हैं रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज़ से, चित्रा त्रिपाठी इंडिया टुडे से, और प्रतिमा मिश्रा रिपोर्टर हैं एबीपी से, वो गई हैं। मुझे नहीं लगता वो पत्रकारिता कर रही हैं, वो शुद्ध रूप से टीआरपी बटोरने का काम कर रही है। वो जिस तरह से लड़ना झगड़ना पुलिस के साथ, जिस तरह से भाग भाग के पुलिस को छकाने की कोशिश करना, और जिस तरह से एक एसएचओ कांस्टेबल को सवाल पूछना, गाली गलौज करना, मुझे नहीं लगता इसे हम पत्रकारिता बोल सकते हैं। लिटमस टेस्ट ये होना चाहिए कि अगर तनुश्री पांडे और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इतना हिम्मत दिखा रहे हैं, तो उनके जो सरमाएदार हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, जो नोएडा में बैठे हैं, जो स्टार एंकर आए हैं और जो टीवी के एडिटर्स हैं, क्या वो सवाल पूछ रहे हैं और किन्हें पूछ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, उत्तर प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री के, होम मिनिस्टर को, भारत के प्रधान सेवक को, भारत के होम मिनिस्टर को, भारत के महिला बाल विकास मंत्री को। मुझे लगता है ये लिटमस टेस्ट होगा कि सही में पत्रकारिता के जो सरमाएदार हैं, जो स्टार एंकर आए हैं और जो एडिटर्स हैं, क्या वो सही में मैच कर पा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, अपने स्ट्रिंगर या अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के जो पत्रकारिता के प्रति निष्ठा है। उसके अलावा मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है ये भी पूछना कि जब बीजेपी आईटी सेल के हेड ने वो हाथरस की बेटी का नाम का खुलासा कर दिया है, उसको सोशल मीडिया में छाप दिया है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्यों अब तक उसका संज्ञान नहीं ले रही है? क्योंकि कानूनी रूप से रेप के विक्टिम का नाम हम नहीं छाप सकते। तो अभी क्या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि बीजेपी आईटी सेल के हेड का झूठ को छुपाया जाए? रेप विक्टिम भले ही अपना मौत के बाद भी उसको जिस तरह की डिग्निटी मिलनी चाहिए वो ना मिले। तो ये सब सवाल है और ये सब दिखाता है। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी होगा, हम बहुत जल्दी करेंगे अगर हम अभी से पत्रकारिता का पुनरुत्थान का सेलिब्रेशन करें। देखते हैं कैसे ये स्टोरी रिपोर्ट होती है, बाकी जन सरोकार के मुद्दे कैसे रिपोर्ट होते हैं। हमारे साथ अशोक दास हैं। अशोक दास बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दलित दस्तक नाम की जो एक वेबसाइट है, मैगजीन भी है, उसके आप संपादक हैं। अशोक, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि इस पूरे हाथरस के प्रकरण को जिस तरह हमारे देश के टेलीविज़न चैनलों ने, मीडिया ने दर्शाया, दिखाया, खासकर लड़की की मृत्यु के बाद या उसकी हत्या के बाद, हत्या ही हम कहेंगे, तो क्योंकि इसके पहले बिल्कुल उन्होंने नहीं दिखाया। एक दौर में हमने देखा कि हरियाणा में तांता एक जमाने में लगा हुआ था, उस समय कांग्रेस सरकार थी, हमको अच्छी तरह याद है, दलित हत्याओं का, दलित लड़कियों के साथ बलात्कार का, उस वक्त भी मीडिया ने बिल्कुल ब्लैकआउट किया था, बिल्कुल नहीं दिखाया था। इस बार भी 14 तारीख की घटना है, कहीं नहीं दिखाया गया। लेकिन बाद में जो चीजें दिखाई जाने लगी, बहुत लोग चमत्कृत हो गए कि टेलीविजन चैनल तो बिल्कुल अलग अलग अंदाज में है। लेकिन क्या ये अंदाज उनका वाकई जेन्युइन जर्नलिस्टिक एक उपक्रम था या ये भी पिपली लाइव था? मेरे हिसाब से ये आधा सच है, क्योंकि जिस तरीके से आप टीवी जो न्यूज़ चैनल हैं उनकी रिपोर्टों को देख लीजिए पिछले कई सालों के उठा के, जब से खास तौर पे पिछली 1-2 सरकारें रही हैं तब से ज़मीन के सारे मुद्दे गायब हैं, सरकार के खिलाफ मुद्दे गायब हैं। सिर्फ उन्हीं मुद्दों को तरजीह दी जा रही है जिससे या तो सरकार को फ़ायदा है या फिर जिससे टीआरपी बटोरी जा सकती है। तो ये जो हाथरस की घटना घटी और अचानक से लगा कि सारा मीडिया सुधर गया है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है। हालांकि मैं यह साफ कर दूं कि चूंकि मैं इस समाज को ताल्लुक़ रखता हूं इस समाज से, तो मेरी संवेदना बहुत है उस लड़की से जो पीड़िता है, जिसके साथ यह मानवीय घटना हुई और जिस वजह से भी टीवी चैनल ने उनको दिखाया, उस घटना को दिखाया और एक माहौल बना जिससे कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर बना और ये मुद्दा राष्ट्रीय बना। उससे मुझे खुशी है, वजह चाहे जो हो, टीआरपी हो या फिर जो भी हो। लेकिन मेरा साफ मानना है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक घटना घटी और उसको इंसाफ दिलाने के लिए सारे टीवी चैनल अचानक से उतर गए। 2-3 चीज़ें हैं जो मेरी समझ से मैंने महसूस किया या फिर मैंने समझा।
एक तो ये देखिए कि एक टीवी चैनल क्या होता है कि जब सुशांत सिंह का केस आता है, एक टीवी चैनल अचानक से उस मुद्दे को पकड़ लेता है और लगातार बहुत आक्रामक तरीके से रिपोर्टिंग करने लगता है। उसके रिपोर्टर्स और उसके एंकर्स एकदम आक्रामक तरीके से रिपोर्टिंग एंकरिंग करने लगते हैं, और क्या होता है कि उस मुद्दे के बल पे उसको ज़बरदस्त टीआरपी मिलती है और वो शीर्ष पे चला जाता है, और सालों से जो टीवी चैनल शीर्ष पे बने हुए थे उनको वो पीछे धकेल देता है। ऐसे में क्या होता है कि हाथरस की घटना आती है, तो हाथरस की घटना को अचानक से जो दूसरा पक्ष है वो पकड़ लेता है, और उससे कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मामला था, जाहिर सी बात है देश भर की निगाहें थी उस पर, और उससे क्या हुआ कि एक माहौल बना, और टीआरपी की दौड़ में जो लोग पिछड़ गए थे उन्हें एक मौका दिखा कि वो लोग फिर से खुद आगे बढ़ सकते हैं। और लेकिन जो भी चीज़ें हुई भले ही टीआरपी के लिए हुई, अच्छा हुआ, और जिन रिपोर्टरों ने भी काम किया इस मुद्दे को लेकर उनकी भी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि अचानक से मीडिया का हृदय परिवर्तन हो गया और वो लोग अचानक से मुद्दे लेके, जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेके आ गए। इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल टीआरपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसी वक्त में किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देश भर के किसान उससे जुड़ते हैं, तमाम पार्टियां जुड़ती हैं। जैसे ही हाथरस की घटना होती है, किसान आंदोलन कहीं ना कहीं बैकफुट पे चला जाता है। तो हमने तमाम मौक़ों पर देखा है कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है, मीडिया कुछ इस तरह की चटपटी खबरें लेके आता है, इस तरीके की खबरें चलाता है जिससे पब्लिक ज़्यादा अटैच हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हाथरस का मुद्दा आने से किसान जो मुद्दा है, किसान आंदोलन है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा। तो जो संभवतः जो आज के वक्त में जिसको आप टीवी पुरम कहते हैं या फिर गोदी मीडिया कहते हैं, और तमाम लोग जान रहे हैं, और ये तकरीबन साबित हो चुका है कि तमाम एंकर, रिपोर्टर्स, चैनल एक खास खेमे में खड़े हैं, सरकार के पक्ष में खड़े दिखते हैं। ऐसे में अगर हाथरस की घटना को इतना तूल दिया टीवी चैनलों ने, तो इसकी दो वजह है, एक टीआरपी और दूसरा किसान आंदोलन के मुद्दे को दबाना। रिपोर्टर्स की तारीफ तो सर मैं भी कर रहा हूँ। इसमें दो तीन चीज़ें जो मुझे महसूस हुई, ये चीज़ है कि कोई भी आदमी, कोई भी एक युवा जब जर्नलिज्म के फील्ड में आता है, हम लोग भी जब जर्नलिज्म की फील्ड में आए थे, और तमाम लड़के थे जब हम लोग आईएमसी में पढ़ रहे थे, तो सबका एक ही सपना था कि उसको समाज बदलना है, जो ज़मीन के मुद्दे हैं उसको लेके आना है, गरीबों के हक के लिए खड़ा रहना है, ये सबके मन में होता है। इस वक्त क्या हुआ कि टीवी चैनलों का एक बात होती है कि जिस तरीके से अविश्वास घटा है टीवी चैनलों को लेकर, और सारा खेल बाजार का है, तो बाजार में बने रहने के लिए कभी कभी विश्वास अर्जित करना पड़ता है। तो ये हाथरस का जो मुद्दा था उसमें विश्वास अर्जित करने की बात थी। एक टीवी चैनलों को लगा कि हाँ, हम इस मुद्दे को पकड़ के आम जन का विश्वास, भरोसा जीत सकते हैं, जो कि लगातार टूट रहा है। उन्होंने क्या किया कि जो नए रिपोर्टर थे या फिर जो यंग रिपोर्टर थे, जिनके भीतर अभी वो टीस बची थी समाज बदलने की, देश बदलने की, सच्चाई को सामने लाने की, उन लोगों को माइके थमाई गई और उन लोगों ने अपना जी जान लगा के रिपोर्टिंग की। तो उन लोगों की तारीफ़ की जानी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ये नहीं मानना चाहिए कि हाँ, जो मालिकान हैं उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो लगातार ऐसी खबरें दिखाएंगे। क्योंकि आप याद करिए पिछले कई सालों में कितनी ज़मीन की रिपोर्टिंग हुई है, कितने सरकारी जो घोटाले होते हैं उसका भंडाफोड़ हुआ है, कितनी स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए कितने मुद्दों का पर्दाफाश किया है इस मीडिया ने। बिल्कुल नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो अविश्वास की बात हो गई थी, उस अविश्वास को ख़त्म होने से रोकने के लिए उनको एक मौका मिला और किया। और मैं तो यहाँ सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ यूट्यूब चैनलों का, जो सोशल मीडिया पे लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, गंभीर लोग, उनका। क्योंकि घटना घटने के कई दिनों बाद जब मामला दिल्ली पहुँचता है, तब सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर जो बड़े मीडिया घराने हैं वो जगते हैं। लेकिन इसके पहले जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे लिखने वाले गंभीर लेखक हैं, पत्रकार हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने लिखना शुरू किया और मोमेंटम जो है उससे बना।
तो ये उनका एक प्रेशर था कि जिस तरीके से ये मुद्दा वो सामने लेके आए और धीरे धीरे एक कलेक्टिव एफर्ट के रूप में ये इतना बड़ा इशू बन गया जिसकी अनदेखी मिनिस्ट्री मीडिया नहीं कर सकती थी। और इस वजह से मिनिस्ट्री मीडिया ने भी इसको पकड़ा, क्योंकि अगर सिर्फ मीडिया को यही करना होता तो आप देख लीजिए पिछले वक्त में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और कोविड का जो संकट आया देश में, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, तमाम एडिशंस बंद कर दिए गए अखबारों के, एक अखबार से एक चैनल से दर्जनों लोग लगातार निकाले जाते रहे हैं। आंकड़े तो कहते हैं कि 3 से 4 हज़ार लोग निकाले जा चुके हैं इस वक्त में 3 से 4 महीनों में। तो कोई मीडिया का जो काम है, मीडिया जिस तरीके से काम करती है, मालिकान जिस तरीके से काम करते हैं, उनका सीधा जो गणित होता है वो लाभ और हानि का होता है। क्योंकि अगर उनको सिर्फ समाज की ही चिंता रहती तो एडिशंस बंद नहीं होते, पत्रकार इतने निकाले नहीं जाते। लेकिन उनको दिखता है कि जिस एडिशन से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान में जा रहे हैं, वो तुरंत वो एडिशन बंद कर देते हैं। उनको कोई हिचक नहीं होती कि हम इतना बड़ा ग्रुप हैं, लोग क्या कहेंगे। तो हृदय परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि आपने सवाल किया कि हाँ, कुछ युवा पत्रकारों ने तमाम चैनलों की जिस तरीके से रिपोर्टिंग की वो सराहनीय है, उसकी सराहना मैं भी करता हूँ और उसके लिए सबकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन इसका क्रेडिट जर्नलिस्ट को है, मालिकान को नहीं। और अशोक, इस पूरे प्रकरण पर खासकर जो सियासत इस वक्त हो रही है, कोई उसको षड्यंत्र कह रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर उस लड़की की डेड बॉडी को जबरन जलाए जाने पर कोई सवाल विपक्षी उठा रहा है तो वो भी प्लॉट में शामिल है, षड्यंत्र में शामिल है। अभी कमाल की बात की जा रही है। तो ये जो पूरा प्रकरण आपको लग रहा है, ये सियासत और पत्रकारिता, खासकर टेलीविजन चैनलों की, आप इस पूरे संदर्भ को कैसे आप देखते हैं, कैसे व्याख्या करते हैं? देखिए, जो भी तमाम नेता गए, हाथरस गए, चाहे जयंत चौधरी पे जिस तरीके से लाठियाँ भांजी गई, चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, उन पे जिस तरीके से एक धारा 144 लगाई गई, तमाम लोगों पे धारा 144 लगाई गई। लेकिन वहीं आप देखिए कि उसी गांव में और उसके आसपास के इलाके में लगातार महापंचायत हो रही है और सवर्ण तबका जुट रहा है लगातार और एक दूसरे से बात कर रहा है, इसके खिलाफ, इस घटना के खिलाफ वो काम कर रहा है और तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ 144 नहीं लगती है। इन तमाम सवालों पे तो कहीं ना कहीं मीडिया चुप्पी साधे रखता है। तो इसमें भी एक सेलेक्टिव काम हो रहा है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। जैसे बीएसपी के लीडर्स जब जाते हैं वहाँ पे तो उसको बहुत नहीं दिखाया जाता, लेकिन वहीं जब दूसरे लीडर्स जाते हैं तो दिखाया जाता है। तो तमाम चीज़ें हैं, उसको हमको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। और शीतल सिंह हमारे साथ हैं। शीतल पी सिंह सत्य हिंदी के संचालकों में एक हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमर उजाला सहित इंडिया टुडे तमाम जगहों पर काम कर चुके हैं। शीतल, आपसे मैं समझना चाहता हूं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, खासकर टेलीविजन कवरेज पर? ऐसा नहीं है कि हमारे टीवी चैनलों को कोई सद्बुद्धि आ गई है या उनमें नैतिकता ओढ़ पड़ी है कि वो एकाएक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या सिद्ध करने के अपने टीआरपी प्रयास की जगह उस गरीब लड़की जो हाथरस में एक बहुत दुखद घटना में मारी गई, उसके हमदर्द बन के सामने आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वही है जो थे। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ है कि अगर आप पिछले दिनों की टीआरपी की रेटिंग्स देखेंगे 1-2 महीने में, तो बहुत से चैनल इस सुशांत सिंह राजपूत वाले प्रकरण में एक खास चैनल के खास किस्म के उन्माद पैदा करने की लड़ाई में पीछे रह गए थे, बहुत पीछे रह गए थे। वो किसी नई घटना का इंतज़ार कर रहे थे और हाथरस ने उनको ये मौका दे दिया और वो एकाएक लगा कि नैतिकता के बड़े अलंबरदार हैं वो सब वही। उनमें ये हिम्मत नहीं थी कि वो इसके लिए योगी जी का नाम ले या मोदी जी का नाम ले। लेकिन इनका जो लिटमस परीक्षण है वो यही है कि क्या ये हाथरस में सत्ता प्रमुख से सवाल कर रहे हैं, क्या ये योगी जी से सवाल कर रहे हैं, क्या ये मोदी जी से पूछ रहे हैं कि उनकी डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? नहीं, वो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों, डीएम, एसपी, पुलिस वगैरह पर अपनी पूरी जो सामर्थ्य है वो उड़ेल दे रहे हैं। वो डीएम को या इस तरह के किसी अधिकारी में कमियां खोज के उसको अनैतिक सिद्ध करने में ही खर्च हो रहे हैं। अभी वो साहस नहीं जुटा पाए हैं जिसकी जरूरत है। और जो अभी सियासत हो रही है
और उसमें जो जिस तरह से कवरेज हो रहा है, जिस तरह टेलीविजन बढ़ चढ़कर बिल्कुल बदले अंदाज में 2-3 दिन बाद आ गए हैं, उसकी कैसे आप व्याख्या करेंगे? एक और डेवलपमेंट हुआ है कि जैसा दिल्ली के दंगों में हुआ और CAA के आंदोलन के समय हुआ था, या कहीं भी कोई आंदोलन होता है और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी भी होती है, तो उसके साथ इस सरकार के दौर में एक और चीज़ हो रही है कि तुरंत इन्हें कोई इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र मिल जाता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय हाथ आ जाता है, और वो एक जो उनका राजनीतिक लक्ष्य हुआ करता है कि सामाजिक विद्वेष जो है उस पर राजनीति की जाए। बाद में इन किसी मुकदमों में अभी तक किसी की न्यायिक परीक्षा नहीं हो पाई है, तो जिन चीज़ों की हुई है उनमें ये होक्स निकला है। जिन चीज़ों की होनी है अभी वो चीज़ें पर्दे में है। तो अब इस मामले में भी, हाथरस में भी, उनको विदेशी हाथ मिल गया है और उस पर एक FIR होगी और उसकी जांच होगी। तो ये एक हम नया अनुभव पा रहे हैं इस वर्तमान सत्ता के पिछले वर्षों में कि कैसे वो विपक्षी आंदोलनों के साथ कैसे पेश आता है। तो दोस्तों, आपने हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी बात सुनी, और मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाए हैं, और आपके दिमाग में जो महत्वपूर्ण सवाल कुछ अगर हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम ज़रूर उस पर विचार करेंगे, और अगला अगर कोई एपिसोड हम करेंगे तो उसको इनकॉर्पोरेट भी करेंगे आपकी तरफ से। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।